एक बार की बात है। पुष्पावर गांव में एक किसान था जिसका नाम था मरैया। कोन्या उसका इकलौता पुत्र था। मरैया अपने बेटे कोन्या को बहुत प्यार करता था। कोन्या लेकिन एक मूर्ख लड़का था। वो सब पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता था। मरैया ने बहुत खोज की और एक लड़की सुशीला को अपने बेटे कोन्या के लिए चुना, फिर उनकी शादी कर दी। एक दिन जब कोन्या घर के सामने बैठा था और दरांती का लकड़ी का हैंडल बना रहा था, उस समय उसके पास 3 भूत आए। हमारे राजा आपको बुला रहे हैं। वो 3 भूतनियां काले रंग की थीं और दिखने में बड़ी अजीब। कोन्या जो एक भोला और मूर्ख लड़का था, समझ ही नहीं पाया कि वो भूतनियों के साथ बात कर रहा है। उसने उनसे कहा, तुम्हारे राजा ने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? तो भूतनियां बोली, लगता है आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हमारे राजा ने सोचा कि आप वो काम कर सकते हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको लाने भेजा है हमें। मुझे लगता है कि आपके राजा को ये नहीं पता कि मेरे पिता मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। आप उन्हें अपने साथ ले जाओ, वो अभी खेत पर गए हैं, देर शाम वापस आएंगे। रुक सको तो रुक जाओ। फिर तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारे पिता कल सुबह बंदरगाह पर आ जाओ। वहां से हम तुम्हें अपने राज्य ले चलेंगे। एक बात और, हमारे राजा तुम्हें एक अच्छा उपहार भी देंगे। भूतनियां तो वहां से चली गई। उस रात जब मरैया अपने घर वापस आया तो कोन्या ने उसे बताया, पिताजी, राजा ने अपने सैनिकों को हमें बुलाने भेजा है। उसे हमसे कोई काम है। उन्हें लगता है कि वो काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मरैया अपने बेटे को सुबह सुबह समुद्र के किनारे ले गया और वहां जाकर देखा कि क्या मसला है। मरैया को वहां काले रंग की 3 अजीब औरतें दिखीं। तुरंत वो समझ गया कि वे तो भूतनियां हैं और उनसे बोला, ये क्या नाव है, सस्ती और कमजोर। तो उनमें से एक भूतनी बोली, हमारे राजा की कई नावों में से इस नाव को तेज गति से रवाना किया जा सकता है, इसीलिए ये नाव। मरैया और कोन्या दोनों नाव पर चढ़े और उस पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद नाव एक द्वीप पर पहुंच गई। उस द्वीप पर कोई पेड़ या घास का पौधा तक नहीं था। पूरा द्वीप रेत से भरा और रेगिस्तान जैसा लग रहा था। तब भूत मरैया और कोन्या दोनों को अपने राजा के पास लेकर गए। भूतों का राजा भी देखने में बड़ा अजीब था। तुम हमें यहाँ क्यों लाए? हमसे क्या चाहते हो तुम? जब मरैया ने इस तरह पूछा तो भूतों का राजा बोला, हमारे पास एक बहुत बड़ा बर्तन है। हम उसके नीचे आग लगाने में सक्षम नहीं। आप दोनों को इसके नीचे आग जलानी है, वरना हम आपको इस द्वीप से बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। बेहतर होगा कि काम कर दो। कोई बात नहीं, हम बड़ी आसानी से आग लगा सकते हैं। बर्तन कहाँ है? पहले दिखाओ हमें। भूत उन्हें एक बड़े कमरे में ले गए। उस कमरे के बीच एक बड़ा तांबे का कंटेनर था और वो लगभग 20 फीट ऊंचाई का था, जिसे देखकर डर गए कोन्या ने कहा, पिताजी, हम इन बेवकूफ भूतों के जाल में फंस गए हैं। अब क्या करें? मेरे बेटे, चिंता ना करो, मैं इसे संभाल लेता हूँ। उतने ऊंचे बर्तन को देखने के बाद मरैया भूतों के राजा के पास गया और बोला, हम पोत के नीचे आग लगा देंगे, लेकिन हमें 9 प्रकार की ईंधन की लकड़ियों की जरूरत होगी। तो भूतों का राजा चिंतित होकर बोला, हमारे द्वीप में घास तक नहीं उगती, फिर हम आपके लिए 9 प्रकार की ईंधन की लकड़ी कैसे लाएं? फिर मरैया ने बड़ी चतुराई से कहा, मेरा राज्य ईंधन की लकड़ी से भरा पड़ा है। अपने भूतों को मेरे गांव भेज दो, मेरी बहू से पूछो
और 9 तरह की जलाऊ लकड़ी ले आओ। लेकिन हाँ, अगर आपके सैनिक मेरे घर जाएंगे तो मेरी बहू उन पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए बेहतर होगा कि सैनिकों के साथ आप अपने बेटों को भेजो। ठीक है, इसी कमरे में रहो जब तक लकड़ियां नहीं आ जाती। इतना कहते हुए भूतों के राजा ने मरैया और उसके बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया और चले गए। भूतों के राजा के दोनों बेटे मरैया के घर गए। हम भूतों के राजा के पुत्र हैं। आपके ससुर और पति हमारे द्वीप पर हैं। उन्होंने आम, बरगद, इमली और पीपल जैसे पेड़ों की लकड़ी लाने के लिए कहा है। उन्हें हमें दे दो तो हम जाएं। जल्दी से लकड़ी लाओ। सुशीला समझ गई कि उसके पति और ससुर खतरे में हैं। उसने सोचा और फिर भूतों के राजा के बेटों से कहा, सभी ईंधन की लकड़ियाँ जो आपको चाहिए ना, वो उस झोपड़ी के अंदर है। जितनी चाहे ले जाओ। जैसे ही भूतों के राजा के लड़कों ने उस झोपड़ी में प्रवेश किया, सुशीला ने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। फिर उसने बाहर आकर घर के बाहर खड़े बाकी भूतों से कहा, तुम्हारे राजा के दोनों पुत्र कुटिया के भीतर है। दरवाजा गलती से बंद हो गया है। मैंने बहुत खोजा, लेकिन ताला खोलने के लिए चाबी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल है। हमें अब क्या करना चाहिए? तब सुशीला तुरंत बोली, मेरे परिवार के सदस्य उस चाबी के बारे में जरूर जानते होंगे। जब तक वे यहाँ नहीं आएंगे, तब तक आपके राजा के बेटे रिहा नहीं हो पाएंगे। तुरंत भूत बिना एक भी पल गवाए अपने द्वीप पर गए और राजा को सब कुछ समझाया। इससे भूतों का राजा बेहद क्रोधित हो गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अपने बेटों को वापस पाने के इरादे से राजा ने मरैया और कोन्या को उनके गांव भेजने की व्यवस्था की। तब मरैया भूतों के राजा से बोला, ना, हम आपके काम को पूरा किए बगैर गांव नहीं जाएंगे और आपसे अनमोल तोहफा भी तो लेना है। फौरन भूतों के राजा ने उपहार के रूप में मरैया को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन दिया। फिर उसने एक नाव में मरैया और कोन्या दोनों को उनके गांव भेजा। बाद में राजा के बेटे भी अपने द्वीप पर पहुँचे और भूतों के राजा ने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ सुशीला ने मरैया और कोन्या को सारा वाकया सुनाया और उसके बाद वे तीनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। एक बार की बात है, विमावर गांव में गिरीश नाम का एक युवक रहता था। वो छोटा सा था, तभी उसके माँ बाप चल बसे थे। गिरीश एक जमींदार के खेत में एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करके अपना जीवन यापन करता था। बुद्धिमान होने से उसने खेती के काम में अपनी पकड़ जमा ली थी। गिरीश एक लड़की से विवाह करके घर बसाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे लड़की नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी अपनी जमीन नहीं थी। एक दिन गिरीश अपने गांव से गया और फिर 2 दिन का सफर तय करके एक दूसरे गांव पहुंचा। उसे उस गांव के आसपास उपजाऊ जमीन दिखी, लेकिन उस गांव की ओर जाते हुए सड़क के बगल में 2 उपजाऊ जमीन के बीच एक बेकार पड़ी जमीन थी और एक पुराना कुआं था। गिरीश ने इस बेकार पड़ी जमीन को बड़ी उम्मीद से देखा। अगर मुझे ये जमीन किराए पर मिल जाए तो मैं अच्छी फसल उगा सकता हूँ। तभी उसे उस रास्ते से जाता एक आदमी दिखा। भाई, ये जमीन किसकी है? ये जमीन इस गांव के जमींदार की है भाई। ऐसा कहकर उस आदमी ने जमींदार के घर की तरफ हाथ दिखाया और चला गया। गिरीश जाकर जमींदार से मिला। महोदय, अगर आप मुझे अपनी बेकार जमीन किराए पर देते हैं तो मैं वहाँ फसल उगाऊंगा। वो भूतों की जमीन है भाई। उस जमीन पर बड़े भयानक भूत रहते हैं। मैं तो पहले ही घोषणा कर चुका हूँ कि मैं उस जमीन का आधा उस व्यक्ति को मुफ्त में दे दूंगा जो उस पर फसल उगा के दिखाएगा। बहादुरी दिखाकर जो लोग रात में वहाँ गए हैं वो फिर अपने घर वापस नहीं लौटे, इसीलिए उस जमीन को भूल जाओ। गिरीश को भूतों से डर नहीं लगता था। उसने सोचा कि अगर वो उन भूतों को उस जमीन से भगा देने में कामयाब रहा तो आधी जमीन उसकी हो सकती है। इससे उसे हिम्मत मिली। गिरीश ने जमींदार के घर रात का भोजन किया और एक बड़ा सा डंडा लेकर अंधेरे में उस जगह गया। उस जगह पहुंचकर वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद 2 भयानक भूतियां उसके सामने आईं। गिरीश, जिसके पास एक बड़ा सा डंडा था, वो भूतियों को देखकर डरा नहीं और उनसे सीधा खड़ा होकर बात करने लगा। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इससे पहले जो भी यहाँ आया हमें देखते ही भाग गया। तुम कौन हो? मेरी छोड़ो। राक्षस और भूत
आधी रात में आते हैं। तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? हमारी परेशानी ये दूर कर सकता है। दूसरी भूतनी ने हाँ में सर हिलाया। हम में से एक इस जमीन की मालकिन बनना चाहती है। हमने आज तक जो भी अद्भुत काम किए हैं, हम तुम्हें उनके बारे में सब बताएंगे। फिर तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा महान है, और नहीं बता पाए तो उस पुराने कुएं के अंदर जाओगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं तुम दोनों की काबिलियतों का प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाहता हूँ, तो मैं जो कहूँ वो करो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? उनमें से एक भूत के कंधे पर गिरीश ने मारा। तुम्हें इस जमीन पर एक बेहद सुंदर मकान बनाना होगा, और तुम्हारा ये काम आधी रात से पहले खत्म हो जाना चाहिए। ये तो बहुत आसान है। गिरीश ने फिर दूसरे भूत के कंधे पर धीरे से अपने डंडे से मारा। जैसे ही वो भूत घर खड़ा करे, तुम्हें उस घर के आसपास एक दीवार खड़ी करके उसके अंदर तरह तरह की सब्जियां, पौधे, फलों के पेड़ और फूल उगाने हैं। ये तो बहुत आसान है। ऐसा कहकर दूसरी भूतनी भी गायब हो गई। पहली भूतनी ठीक आधी रात गिरीश के पास आई। मैंने घर बना दिया है, तुम्हें मुझे ज्यादा महान बताना है। मैं करना तो यही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर क्या वो दूसरी भूतनी मुझे मार नहीं डालेगी? मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस भूतनी का अंत कैसे होगा। इस तरह वो भूतनी गिरीश को जमीन के आखिरी छोर पर ले गई। उस भूतनी ने एक पौधा दिखाया। इस पौधे की डाल पर आग लगाकर उसका धुआं सब जगह फैला देना। वो भूतनी भाग जाएगी। ठीक है, तुम कल रात आना। मेरा फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। मैं उस भूत को भी कल रात आने के लिए कहूँगा। कुछ देर बाद दूसरी भूतनी बड़ी उत्साहित होकर वहाँ आई और बोली कि उसने तो वक्त पूरा होने से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है। गिरीश ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि फैसला उसी के हक में होगा, लेकिन साथ ही उसने दूसरी भूतनी से भी अपने दिल की बात कही। दूसरी भूतनी बोली कि उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बेल की जड़ को अपने हाथ पर बांध लो। जब वो भूतनी तुम्हारे पास आए, इस बेल की पत्तियों पर आग लगा देना। उसके धुएं से वो भाग जाएगी। गिरीश ने उस बेल की जड़ और पत्तियां अपनी जेब में रखी। उसने दूसरी भूतनी को भी अगली रात में आने के लिए कहा। फिर गिरीश जमींदार के पास गया और उसे सारी बात बताई। गिरीश को भूतों की जमीन से जिंदा वापस आया देखकर जमींदार दंग रह गया और खुश भी हुआ। अगले दिन गिरीश ने दोनों पौधों की जड़ें अपने हाथ पर बांधी, डालियां और पत्तियां ली और रात में उस जगह पहुंचा जहां भूत मिलने वाले थे। उसने कुछ लकड़ियां जलाईं। थोड़ी देर बाद भूतनियां वहां आईं और उससे पूछा। गिरीश ने दोनों भूतनियों को पास आने के लिए कहा और बोला, मैंने आज पूरे दिन कानून की किताबें पढ़ी हैं और मुझे पता लगा कि इस जमीन का असली हकदार वो है जो हम तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और वो मैं हूँ। तुरंत गिरीश ने एक पौधे की डालियां और दूसरे की पत्तियों को जल्दी से आग में फेंक दिया। जबरदस्त धुआं उठा और उस धुएं से दोनों भूतनियां जोर से चीखती हुई वहां से भाग गई। जमींदार ने गिरीश की बहादुरी का लोहा माना और उस जमीन का आधा उसे तोहफे के रूप में दे दिया। गिरीश ने मजे से भूत के बनाए घर में प्रवेश किया और उस जमीन पर खेती करने लगा। कुछ दिनों बाद गिरीश ने अच्छी सी लड़की से विवाह कर अपना घर बसा लिया।